हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। आपको टेंशन हो रही होगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2025 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति 10 प्रश्न पत्र सत्र 2024 से 2025। विषय यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान और कक्षा है 10। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट और जो पूर्णांक है वो 70 अंक का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। तो इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं तो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो दो सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए है और खंड यहाँ पर सेक्शन बी दिया हुआ है। इसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, मतलब ये खंड ए और बी है, उसको 3 उपखंडों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ बात करें तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर फिर से एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है प्रश्न पत्र की खंड ए में यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे और आपका उसको सही विकल्प का चुनाव करके आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। उस ओएमआर शीट पर आपको नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन से आपको उस गोलों को काला करके आंसर देना होगा। जो खंड ए है उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। ओएमआर शीट में आपको क्या करना होता है, उसके आंसर आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर फिल करने होते हैं। इसके बाद देखते हैं पॉइंट 5 में क्या लिखा है। तो पॉइंट 5 में यहाँ पर बताया गया है खंड ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए सिर्फ एक अंक निर्धारित है, मीन एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होने वाला है। जबकि सेक्शन बी की तरफ अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पर जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको रखा गया है। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब है कि यहाँ पर थियोरटिकल टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं जहां पर आपको लिखना होगा। इसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पर क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। मीन जब आप रिटर्न वाले मीन वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे तो उसके आगे उनके मार्क्स निर्धारित कर दिए गए हैं, उनके आगे उनके नंबर लिखे होंगे कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसके अलावा खंड बे के जब आप प्रत्येक उपखंड करेंगे तो उनको एक साथ करना आवश्यक होगा। मीन उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उपखंड के वो सारे क्वेश्चन आप एक साथ करेंगे और सभी प्रश्न जो अगला उपखंड आप प्रारंभ करेंगे उसको एक नए प्रश्न से लिखेंगे। मीन खंड बे में अगर आप जो जितने भी उपखंड फर्स्ट सेकंड थर्ड है जब आप उसकी शुरुआत करें तो आप वो नए पेज से ही करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, मीन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यहाँ पर पहले हमें दिया हुआ है खंड ए में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में भी यहाँ पर पहले उपखंड फर्स्ट दिया हुआ है और उपखंड फर्स्ट में भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मीन उपखंड फर्स्ट जो होगा वो हमारा फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों प्रश्न गोलीय होते हैं। तो अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो प्रश्न गोलीय होते हैं तो वो हो जाता है हमारा गोलीय लेंस। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कहा गया है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। मीन जो डेंटिस्ट होते हैं वो जब दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वे करते हैं अवतल दर्पण का। मीन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। समतल दर्पण के द्वारा केवल समान आकार के प्रतिबिंब देखते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो होते हैं वो छोटे प्रतिबिंब देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा।
मीन अगर उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है। तो 2f और अनंत के बीच में अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है एक तो वास्तविक बनता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जो उसका आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और छोटा आकार होगा, मीन ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, जो मनुष्य का नेत्र है वो अपने अनुसार दूर की वस्तुओं को भी देख लेता है और पास की वस्तुओं को भी देख लेता है। तो ये जो फोकस दूरी, यानी कि जो वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता। मीन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कुछ मिलान करने के लिए कहा गया है, मीन सही आपको मिलान करने हैं। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए मात्रकों से करना है। मीन आपको यहाँ पे मिलान करना है राशियों का उसके मात्रकों के साथ में। तो अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ वाले ऑप्शन में। मीन पहले का तो फोर्थ हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो ये हो जाएगा पहले वाले ऑप्शन में। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो ये दूसरे वाले में हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम। तो इस तरीके से इनको मैचिंग करनी होगी। मीन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठा है। तो पहले का तो फोर्थ हो जाता है, पहले का फोर्थ हमारे और डी में दोनों में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए और डी दोनों में फोर्थ आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो विद्युत धारा का मात्रक फर्स्ट नंबर के, दूसरे का पहला यहाँ पर आना है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर पहले का फोर्थ से आगे मैच कर रहा है, दूसरे का फर्स्ट है तो फर्स्ट से आगे मैच कर रहा है, तीसरे का सेकंड था तो वो सेकंड से मैच कर रहा था, फिर तो इसका फोर्थ का जो थर्ड पॉइंट था वो ओम आ रहा था यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा गया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है उनके वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकाल लेंगे और उसके बाद समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाला जाएगा। उसके बाद तब हम इसको सोल्व करके लाते हैं। तो सोल्व करके आने पर क्या होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो ऊष्माओं का अनुपात निकल कर आएगा वो आ जाता है हमारे पास 4:1। मीन डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। श्रेणी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, किसी वैद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, अगर हम परिनालिका की बात करें तो परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान रहता है। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मीन सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, ये खंड उपखंड सेकंड आ गया है। मीन ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। मीन बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो बेंजीन होता है C6H6। और उसमें क्या होता है, मीन कार्बन जो होते हैं वो एक षटकोणीय रिंग बनाते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। मीन कार्बन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन भी 6 होंगे। और इनके बीच में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन जो होते हैं वो डबल सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी कौन सी होती है, सजातीय श्रेणी होती है जहां पर समान क्रियात्मक समूह हो। समान क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हैं उनको अगर आप अणुभार के क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी में हमेशा क्या होता है, दो अणुओं के बीच में CH2 का अंतर होता है। और उनके अणुभार में कितने का अंतर होगा,
14 यूनिट का अंतर हो जाता है वहां पर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो CH2 का अंतर किसमें बनकर आ रहा है, तो CH2 का अंतर यहाँ पर पहले वाले में बनकर आ रहा है CH4 एंड C2H6, ये भी सजाती है। जबकि यहाँ पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये तो नहीं है। इसके बाद अगले वाले में देखते तो यहाँ पर ये एथेन है और यहाँ पर ये अल्कोहल है, तो ये भी नहीं है। उसके नीचे वाले में देखते तो ये मैथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है, तो ये वाला भी एक सजातीय होगा। मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ क्या होंगे हमारे पास, सजातीय श्रेणी के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास यहाँ पे बी में ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। मीन जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, मीन जब आप खुदाई करते हैं तो खुदाई से जो प्राप्त पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो खुदाई से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम खनिज। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मीन दांतों का टूटना कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का टूटना होता है जब अम्लीय माध्यम आ जाता है, तो अम्ल की प्रेजेंस में क्या होता है, दांत टूटने लगता है। तो अगर पीएच मान क्या होगा, 5.5 से कम होगा, तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, मीन दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है और उसके साथ में तर्क दिया हुआ है। कहा गया है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है और यह है एक विस्थापन अभिक्रिया। तो सही बात है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट ही बनता है, साथ साथ क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर हम अभिक्रिया को देखें तो Zn से अभिक्रिया कराते हैं किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 की, तो उससे क्या बनता है, ZnSO4 बन जाता है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बनकर आती है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो मतलब कि अधिकतन जो है वो सही है। इसके बाद आगे कहा है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी अभिक्रिया सही है। अगर आप जिंक को ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो भी क्या होगा, वहां पर जिंक ऑक्साइड ZnO बन जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, मीन अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। लेकिन जो तर्क है ये ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में कहा है कि दोनों तो सही तो है, परंतु तर्क जो है वो अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा बन जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अगर दोनों सही होते हैं और वो नीचे वाली बात तर्क जो है वो अधिकतम को एक्सप्लेन करता तो आप ए ऑप्शन चूज करते। लेकिन यहाँ पर दोनों तर्क सही है, लेकिन तर्क जो है वो अधिकतम को स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने बी ऑप्शन लिया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे रासायनिक समीकरण दी है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर NaOH दिया हुआ है, आपको यहाँ पर कोई यौगिक लिखना है इनमें से, CH3 और H2O बनना है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देख ले सही तरीके से तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, यहाँ पे Na है, यहाँ पर भी Na है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन मान लिया, एक ऑक्सीजन मान लो तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर CH3CO वाला पार्ट नहीं है, तो CH3COO वाला पार्ट हमें चाहिएगा। तो CH3COO वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। CH3COO यहाँ पर रखा जाएगा, Na और इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट बना देता है। इसके बाद सेक्शन 3 आ जाता है, मीन ये उपखंड 3 आ जाता है। अब उपखंड 3 में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है अंत्य श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। मीन जब अंत्य श्वसन होता है, मीन सांस अंदर ली जाती है, तो कौन सा सही मार्ग होता है। तो जो वायु जाती है वो पहले नासा द्वार में जाती है, नासा द्वार के बाद कंठ में जाती है और कंठ से ग्रसनी, फिर श्वास नली और लास्ट में क्या होती है, फेफड़ों में पहुंचती है। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नासा द्वार के द्वारा कंठ में पहुंचेगी, फिर ग्रसनी से होती है, श्वास नलियों में, और फिर फेफड़ों में पहुंचती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ कहा गया है निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम के से बच्चों का निकन धारण होता है। जाहिर सी बात है, क्रोमोसोम
पिता से प्राप्त जो क्रोमोसोम होता है, पिता में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, और अगर एक्स आता है तो लड़की होती है और वाई आता है तो वहां पर लड़का होता है। मीन बच्चों के लिंग का निर्धारण जो है वो पिता के क्रोमोसोम से ही होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और कारण में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता जो मानव पुरुष है उसमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, तो ये भी बात भी सही है। और ये कथन के कारण को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी। मीन विद्युत आवेग जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है। तो विद्युत आवेग का जो प्रवाह होगा वो यहाँ पे डायग्राम थर्ड दिया हुआ है इसके अनुसार होगा। मीन पहले यहाँ से आवेश का प्रवाह होता है, मतलब कि जो भी सिग्नल होते हैं वो यहाँ से इधर को जाते हैं, फिर यहाँ से पहुंच के क्या होते हैं, फिर ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आवेग का प्रवाह होता है वो डायग्राम सी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये बताने के लिए कहा गया है। तो कहा गया है यहाँ पर कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है। मीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा मतलब कि आयरन की आवश्यकता होती है। तो यही ऑप्शन, यही जो कथन है ये गलत है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। और कभी बढ़ के देखते हैं, यहाँ कहा गया ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपापचय का नियमन करता है, तो ये बात भी सही है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि में को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। और थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, तो ये भी बात सही है। मतलब ये तीनों पॉइंट सही है, पहला वाला पॉइंट गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला कथन जो है वो सही नहीं है। मीन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा है निम्नांकित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। जो भाग ए बी सी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भाग ए दिखाया हुआ है ये बताना है, तो ये होता है प्रांकुर। बी वाला भाग जो है यहाँ पर होता है ये बीजपत्र, और सी वाला भाग होता है यहाँ पर मूलांकुर। तो यहाँ पर इनका क्रम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में ए जो है वो हमने बताया अभी कि ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास प्रांकुर, बी होता है बीजपत्र और सी होता है मूलांकुर। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही में हो जाएगा, क्योंकि सी में यहाँ पर दिया है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ये सही क्रम यहाँ पर दिया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर कहा है जनन में अलैंगिक विधि में उत्पन्न संतति पर अधिक समानता होती है क्योंकि। मीन जब जनन में अलैंगिक जनन होता है तो उसमें क्या होता है, जो संतति है वो अधिक समान गुण वाला होता है, तो इसका क्या कारण है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, तो ये बात भी सही है, युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन लगा दें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सही बताया गया। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है आहार श्रृंखला में तीसरे पौष्टिक स्तर में हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पौष्टिक स्तर में क्या होंगे, हमेशा मांसाहारी प्राणी होंगे। पहला पौष्टिक स्तर अगर हम देखते हैं तो पहला पौष्टिक स्तर पौष्टिक स्तर जो होता है वो उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब कि हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। दूसरा पौष्टिक स्तर हो जाता है जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, मतलब कि शाकाहारी हो जाते हैं। और जो तीसरा पौष्टिक स्तर होता है वो मांसाहारी का ही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनको आपको ओएमआर में करना होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि आपका सेक्शन बी होने वाला है। इसके लिए आपको दूसरी कॉपी दी जाएगी, आपको इनको लिखना होगा। तो देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में खंड उपखंड फर्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर बताना है। मीन मनुष्य जो होता है वो दूर और पास दोनों का, सामान्य मनुष्य दूर और पास दोनों का साफ साफ देख लेता है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो सही से नहीं देख पाता। इसको ही आप क्या बोल सकते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। मीन व्यक्ति के नेत्र द्वारा कभी कभी पास और दूर की वस्तुओं के प्रति स्पष्ट नहीं बनते, इसे दृष्टि दोष कह सकते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, हमने पढ़ा है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हम आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्षा के पश्चात क्या होता है, वायुमंडल में जल की बूंदें हो जाती है और जल की बूंदें क्या करती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है और वर्ण विक्षेपण के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर इंद्रधनुष बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो सर उत्तल लेंस क्या करता है, समांतर किरणों को, मुख्य आपके समांतर जो किरणें चलती हैं उसको क्या करता है, किसी एक बिंदु पर फोकस कर सकता है। ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस कर सकता है, इसलिए आप इसको अभिसारी लेंस कह सकते हैं। ये अभिसारी प्रकृति रखता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग यहाँ पे बताने हैं। तो आपको अवतल दर्पण के उपयोग बताने हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है बार्बर के द्वारा किया जाता है, मीन दाढ़ी बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के उपयोग को आप ऐसे, यानी कि इसको सोलर भट्टी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर ताप की सोने के प्रकाश को करते हैं एक जगह पर केंद्रित कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोलर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग भी बताने, तो उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है ये बताना है। एक तो स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया यहाँ पर, 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको इसे सॉल्व करके देखना होगा। यहाँ पर R का मान हमें दिया हुआ है 100 जूल ऊष्मा, H का मान दिया हुआ है और विभवांतर V निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, H बराबर I स्क्वायर RT। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपको H की वैल्यू पहले से दी हुई है। यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम का, टाइमिंग दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इससे आई का मान कैलकुलेट कर लेंगे पहले। जब आई का मान आ जाएगा तो आप फिर फॉर्मूला लगा देंगे V इक्वल टू आई आर, मीन V बराबर आई आर लगाकर आप V का मान कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया हुआ है, 20 ओम के प्रतिरोध को की कोई वैद्युत इस्त्री जो है वो 5 एम्पियर की धारा लेती है और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ये हो जाता है R का मान, 5 एम्पियर ये धारा का मान हो गया हमारे पास आई का, और 30 सेकंड यहाँ पर ये टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास आई आर टी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा देंगे H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, इन आई की पावर यहाँ पर होगी आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा गया है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये इसलिए नहीं काटती कि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर दो दो दिशाएं नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड में क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। चुंबक के बाहर दिशा होती है और चुंबक के भीतर क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये इसका पॉइंट लिखा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कब होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर क्या होता है, बल कार्य करता है। और वो बल कब अधिकतम होगा, बल अधिकतम तब होता है जब चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो अगर चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वो अधिकतम होगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा में फिर से कुछ क्वेश्चन दिए हुए, कहा गया फ्यूज तार जो है विद्युत साधित्रों को का बचाव किस प्रकार करता है? मीन विद्युत फ्यूज जो है वो हमारे विद्युत उपकरण का बचाव कैसे करता है? तो आपको बताना होगा कि जब विद्युत धारा अधिक अधिक आती है तो ये क्या होता है, फ्यूज तार जल जाता है, जिससे आगे के उपकरण जो होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह में, आपके नोट्स वगैरह में, बुक में इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद सेकंड में पूछा गया, धारावाही परिनालिका का उपयोग किन अवस्थाओं में स्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। मीन धारावाही परिनालिका को किस प्रकार आप स्थायी विद्युत चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं?
तो इसके लिए क्या करते हैं, आप जो क्रोड बनाई जाती है धारावाहिक प्रणालिका की, उस क्रोड में क्या करते हैं आप बीच में स्टील की क्रोड लगाते हैं, नॉर्मल लोहे की ना लगा के स्टील की क्रोड लगाएंगे, तो उससे क्या होता है स्थायी विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पर दिखाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करनी है, जिंक से अभिक्रिया करानी है। इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की हम जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो आप क्या इक्वेशन होगी वो यहाँ पर लिखी जानी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कहा गया है, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करानी है। मीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, आपको यहाँ पर इसको दर्शाना होगा, इक्वेशन आपको लिखनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखते हैं तो 3 में यहाँ पर कहा गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या करता है, अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस के समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी है। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर सल्फर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इनकी क्या करनी है, आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, समीकरण लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है। समीकरण लिखने पर ही आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित का कारण बताइए। आपको यहाँ पर कारण देना है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। क्योंकि ये सभी धातुएं क्या होती है, बहुत ही कम क्रियाशील होती है, चमकदार होती है, इसलिए इनका उपयोग जो होता है वो आभूषण बनाने के लिए कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती, खराब नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन में कहा गया निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जब भी आप धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो जब भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं या सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क का आप निस्तापन कर लेते हैं, सल्फाइड अयस्क का भजन करते हैं, उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो पूछा गया है ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है, कारण आपको यहाँ पर बताना है। क्योंकि ऑक्साइड से धातु का अपचयन करना क्या होता है, आसान होता है। तो सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से धातु का अपचयन करना आसान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए यहाँ पर पूछा गया है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण बताएं। तो सहसंयोजी आबंध होता है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको आप सहसंयोजी आबंध कह सकते हैं। और सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण भी यहाँ पर बताने हैं। तो सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक होते हैं, मतलब ये तो सहसंयोजी आबंध धातुओं के मध्य बनेगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का दुर्बल बंध होता है। जितने भी सहसंयोजी यौगिक जितने भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकते हैं, गलनांक और गलनांक कम होते हैं। इस तरीके से आपको इससे भी 2 लक्षण यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पॉइंट में पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इनके आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। तो अगर हम पहले वाले प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम करते हैं तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं तो 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन यहाँ पे भी 3 है लेकिन आपके यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन-1। तो ये प्रोपेनल है क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप था और यहाँ पे CO है तो ये प्रोपेन-1 है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ पर पूछा गया कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। मीन अगर कठोर जल में आप साबुन मिलाते हैं तो झाग किस प्रकार से बनता है। हमने पढ़ा है कि कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लवण होते हैं। जब आप उनके साथ साबुन बनाते हैं तो ये क्या होता है, एक घुलनशील पदार्थ स्कम बना लेता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अथवा में दिया हुआ है साथ में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है विकृत गंधिता, जो कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन, पहले चैप्टर का पॉइंट है। विकृत गंधिता क्या होती है, जो वसा वाले हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ, ये क्या होते हैं, वायु में ऑक्सीकृत होकर इनका स्वाद और इनका गंध बदल जाती है। इसको आप विकृत गंधिता कह सकते हैं। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया को भी यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसको आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद एस्टरीकरण यहाँ पर पूछा गया। तो एस्टरीकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एस्टरीकरण में क्या करते हैं, आप एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब एथेनॉल की
एथेनॉइक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो इसके समीकरण भी आप याद करेंगे, क्योंकि समीकरण साथ में लिखी जाएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर उपखंड थर्ड आ जाता है। अब उपखंड थर्ड में देखिए क्या कहा गया। उपखंड थर्ड में यहाँ पर पूछा गया है जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंतर बताइए और इनके उदाहरण भी दीजिए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ताप के द्वारा क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोल सकते हैं। और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाते हैं जो कि ताप के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते। तो जैव निम्नीकरणीय में अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैव निम्नीकरणीय में आ जाएगा हमारा पास जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फल वगैरह है, मेरा शरीर है, या फिर कोई मल वगैरह है, तो ये क्या है, सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, अपघटित हो जाते हैं। जबकि गैर जैव निम्नीकरणीय में आप प्लास्टिक ले सकते हैं, डीडीटी ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, ये अपघटित नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नांकित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। मीन यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी, आपको बताना है कौन कौन सी ग्रंथियां यहाँ पर हैं। आप इसके लिए डायग्राम देख लेंगे एक बार, कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ पर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित गद्यांश को बढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र जो होते हैं पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। संख्या इनकी 12 होती है। एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं सदैव क्या होता है, पूर्ण जोड़ से नहीं होता है। स्त्री में ये गुणसूत्र जो होता है पूर्ण युग्म होता है, दोनों एक्स कहलाते हैं। जबकि पुरुष में क्या होता है, जो एक जोड़ा होता है वो परिपूर्ण नहीं होता है, एक का आकार छोटा होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा होगा। जो छोटे आकार का होगा उसको वाई कह देते हैं, जो बड़े आकार का होता है उसको एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक में देखेंगे, आप याद करेंगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा गया है मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और निम्नलिखित भागों को नामांकित चित्र नामांकित कीजिए। मीन आपको क्या करना है, सिर्फ आहार नाल का डायग्राम बनाना है और ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं इन नाम को उस पर जरूर दिखाना है। तो डायग्राम में ही आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद अथवा में फिर से एक यहाँ पर डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। स्त्री केसर का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजाणु में उसके प्रवेश करते हुए भी आपको यहाँ पर दिखाना है। तो स्त्री केसर का आपको यहाँ पर डायग्राम बताना है और उसमें परागनली की वृद्धि और बीजाणु में उसको प्रवेश करते हुए दिखाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो यही क्वेश्चन थे जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है। आप इस पेपर को अच्छे तरीके से देख लें, किसके तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चन को तैयार करने साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आप उसको भी देख सकते हैं। आपको बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसका लिंक आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर दिए गए आई बटन से भी उस वीडियो के उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर सभी पेपर को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।